हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे कि हमारा चैप्टर जी फोर्थ एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लास टेंथ हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। इसके जो 6 पार्ट थे यानी कि 6 पॉइंट तो जो मैंने बनाए हुए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब इस टॉपिक में हमने 7th 8th 9th 10th एंड 13 तक पॉइंट मैंने इसके कंप्लीट हैं जो हमने कर लेने हैं इस टॉपिक में, इस लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं। हमारा हमारा नेक्स्ट पॉइंट था जी, हमने लास्ट टॉपिक है जो डिस्कस किया था एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे इंडियन जो टेक्सटाइल है उसके बारे में डिस्कस किया था, उसकी कंडीशन के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि सिल्क है जो कॉटन है, सिल्क और कॉटन है उसकी डोमिनेशन थी वर्ल्ड मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है जी, जब से मशीन से पहले यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो इंडियन कॉटन और इंडियन सिल्क की है जो डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और जो लोग हैं जो यूरोपियन कंट्री के बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे इंडियन टेक्सटाइल को यानी इंडियन कॉटन को और इंडियन सिल्क को। ठीक है जी। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि प्लाइट ऑफ वर्कर्स, प्लाइट ऑफ वीवर्स। प्लाइट ऑफ वीवर्स, वीवर्स मीन्स स्टूडेंट्स आपको पता ही है वीवर्स कौन होते हैं। वीवर्स मीन्स जो कपड़े को काश्तकार होते हैं जो कपड़े को बुनते हैं, बुनाई करते हैं और कपड़े को स्पिनिंग करके उसका थ्रेड को स्पिन करके स्पिन करके उसको क्लॉथ में चेंज करते हैं। ठीक है जी। प्लाइट मीन्स उनकी दुर्दशा, उनकी क्या दुर्दशा हुई जब इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मशीन्स हैं जो आई, उनसे उनकी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। इस टॉपिक में हमने वो चीज़ है जो डिस्कस करनी है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, द ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड मोनोपोली राइट ओवर द इंडियन टेक्सटाइल। It tried to eliminate the existing traders, brokers connected with the both trade and establish direct control over the weavers. It means सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या चाहती थी कि हाँ उन्होंने अपनी मोनोपोली है जो वो इस्टेब्लिश कर ली, यानी कि खुद का जो मोनोपोली राइट है वो ट्रेड के ऊपर है जो वो इस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद उनका क्या टारगेट था, उनका टारगेट ये था कि जो बीच वाले हैं यानी मीडिएटर हैं उनको हम एग्जिस्ट कर दें, यानी कि उनको बाहर निकाल दें, और जो उनका जो डायरेक्ट कंट्रोल किसके ऊपर हो जाए, वीवर के ऊपर। जब वीवर के ऊपर उनका डायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा तो वो इजीली उनको जो भी कहेंगे वो उनको सुनना पड़ेगा और उनकी बात है उनको माननी पड़ेगी। तो ऐसा जो चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी कि हमारा जो वीवर्स के साथ वो डायरेक्ट कंट्रोल है जो वो इस्टेब्लिश हो जाए, जिससे जो मीडिएटर हैं, मिड वाले पर्सन है वो एलिमिनेट हो जाए, उनको बाहर निकाल के वो डायरेक्ट है उनके साथ बातचीत करें, उनके ऊपर कंट्रोल रखें। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, अब फिर उन्होंने क्या किया जी, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने पेड सर्वेंट हैं वो अपॉइंट कर दिए। पेड सर्वेंट थे, पेड सर्वेंट का नेम था गोमातास। गोमातास क्या करते थे जी, पेड सर्वेंट थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। वो आप विलेज में जाते थे और वीवर्स के साथ बातचीत करके उनको मतलब बहला फुसला के अपने जो अपना प्रोजेक्ट है उनके सामने रख के उनको अपने अंडर करने की कोशिश करते थे। पेड सर्वेंट होते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे ही उनकी ड्यूटी आगे लगाती थी वैसे ही एज इट वो वर्क करते थे। ठीक है जी। और जो वीवर्स है उनकी बातों में आ जाते थे। ठीक है जी। तो कंपनी प्रिवेंटिंग द वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स। कंपनी क्या चाहती थी कि सिर्फ हमारा ही कंट्रोल रहे बायर के ऊपर, कोई अदर बायर्स है उनके पास ना आए, वीवर के साथ हम ही बातचीत करें, हमारा ही उनके ऊपर पूरा प्रॉपर है जो वो कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है जी। कंपनी उसके बाद वंस ऑर्डर वाज प्लेस द वीवर वर गिवन लोन्स फॉर प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। द प्रोडक्शन क्लॉथ वाज टू बी हैंडेड ओवर द गोमातास। अब क्या करते थे गोमातास, क्या करते थे उनको साथ बातचीत करके उनको ऑर्डर प्लेस कर देते थे, और जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाता था गोमातास क्या करते थे उनको पहले तो एडवांस में पैसा पूसा दे के रॉ मटेरियल परचेज करवा के फिर ऑर्डर है जो कंप्लीट होने के बाद गोमातास क्या करते थे उनसे ऑर्डर वो रिसीव कर लेते थे। ठीक है जी। इससे उसके बाद द न्यू गोमातास हैड नो सोशल लिंक विद द विलेज, दे एक्टेड एरोगेंटली, मार्च इनटू विलेज एंड सिप्योर्स पियंस एंड पनिश्ड वीवर फॉर डेलिंग। अब देखिए जो गोमातास थे देवर पेड सर्वेंट्स, वो पेड सर्वेंट होते थे
और उनका जो डायरेक्ट लिंक नहीं होता था किनके साथ, वीवर्स के साथ। तो वीवर्स के साथ उनका डायरेक्ट कंट्रोल ना होने की वजह से वो क्या करते थे, जब ऑर्डर लेट हो जाता था तो अपने साथ पीओज लेके जाते थे और जो वीवर्स हैं उनको तंग करते थे, उनको पनिश करते थे कि आपका ऑर्डर लेट क्यों हो गया। ठीक है जी। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो वीवर्स थे उनकी जो प्लाइट थी यानी कि दुर्दशा बहुत माड़ी, बहुत बुरी हो रही थी, क्योंकि उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था। So price reduced received by the reviewers from the company was miserably low, and loans that had accepted them for to the company। ठीक है जी। जो भी उनको प्राइस मिलते थे वो बहुत लो होते थे, कंपनी की तरफ से जो भी उनको प्राइस मिलते थे वो इतने ज़्यादा लो होते थे जिससे उनके घर वगैरह नहीं चलते थे और उनको उसका जो है इंटरेस्ट वगैरह भी देना पड़ता था, और अगर वो डिले कर देते थे तो उनको पनिश करते थे। ठीक है जी। सो इसको चलते हुए कर्नाटक और बंगाल में विलेजेस माइग्रेट होने शुरू हो गए। ठीक है। और सेटिंग अप लूम इन द अदर विलेज, अपने जो लूम्स हैं उन्होंने अदर विलेजेस में बनाने शुरू कर दिए, माइग्रेट होने शुरू हो गए। एल्सवेयर वीवर्स अलॉन्ग विद द विलेजर्स ट्रेडर रिवॉल्टेड अपोजिंग द कंपनी। तो बहुत सारे वीवर्स हैं उनके अगेंस्ट हो गए और उन्होंने है जो विद्रोह करना है जो स्टार्ट कर दिया, यानी कि उनके अगेंस्ट है जो रिवॉल्ट है उन्होंने शुरू कर दिया किन्होंने, वीवर्स ने। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ऐसे वीवर्स की जो कंडीशन है काफ़ी बुरी हो चुकी थी जब उनके साथ है जो कंपनी ऐसा व्यवहार कर रही थी, कंपनी ऐसी उनके साथ बिहेवियर कर रही थी और उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडिया। ठीक है जी। ब्रिटिश टेक्सटाइल का क्या रोल था इंडिया में, उनकी क्या पोजीशन थी ब्रिटिश टेक्सटाइल की। ब्रिटिश टेक्सटाइल क्या चाहते थे जी, ब्रिटिश टेक्सटाइल गवर्नमेंट के ऊपर, ब्रिटिशर्स थे जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करते थे कि वो इम्पोज ड्यूटी है जो रिड्यूस कर दें, जिससे उनका सामान इजीली यहाँ पे आ सके और इजीली उसको वो सेल कर सकें। ठीक है जी। इम्पोज टू ड्यूटीज ऑन द कॉटन, सो मर्चेंट गुड्स कुड सेल इन द ब्रिटेन विदाउट एनी आउटसाइड कंपटीशन, जिससे जो उनके मर्चेंट हैं वो इजीली यहाँ पे अपने कपड़े हैं जो वो सेल कर सकें बिना किसी कंपटीशन के। ठीक है जी। तो ये चीज़ है जो वर्कर्स हैं जो वहाँ के मर्चेंट है वो ये चाहते थे कि हमें विदाउट किसी कंपटीशन से है जो इजीली है जो हम अपना जो सामान है वो इजीली वहाँ पे सेल कर सके। ठीक है जी। उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट आल्सो प्रोसीडेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर सेलिंग द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इन द इंडियन मार्केट्स। सो इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को मना रहे थे, परसुएड कर रहे थे कि वो अपने प्रोडक्शन है वो यहाँ पे सेल करें, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडियन मार्केट में अपना जो सामान है वो उनको सेल करें। ठीक है। सो एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन इंक्रीज ड्रामेटिकली इन द 19th सेंचुरी। सो 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश कॉटन थी उसकी जो एक्सपोर्ट होनी बहुत ज़्यादा हो गई इंडिया में। ठीक है जी। और द एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ इंडियन कॉटन कोलैप्स्ड एंड लोकल मार्केट श्रंक बीइंग चीप मर्चेंट इंपोर्ट्स। तो जिससे क्या हुआ, जब ब्रिटिश कॉटन इंडिया में आनी शुरू हो गई वो सस्ती थी, वो काफ़ी चीप थी, तो इंडियन वीवर्स हैं उनकी मार्केट है जो वो कोलैप्स हो गई, उनका सामान बिकना है जो यहाँ पे बंद हो गया। सो इट मीन्स के जब ब्रिटिश कॉटन इंडिया में सेल, ब्रिटिश का सामान मैन्युफैक्चरिंग कॉटन है जो इंडिया में सेल होनी शुरू हुई, तो उससे क्या हुआ, उनको जो इंडियन पीपल है, इंडियन मार्केट्स है वो कोलैप्स हो गई, इंडियन लोकल गुड्स हैं उनकी डिमांड लो हो गई और जो इंडियन मैन्युफैक्चरर थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस करनी पड़ी। ठीक है जी। सो वीवर्स कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड्स क्वालिटी रॉ मटेरियल, वीवर इन द इंडियन वर स्टार्व टू सप्लाई, फोर्स टू बाय रॉ कॉटन एंड और इवेंट प्राइजेस। तो जिससे क्या हुआ, जो इंडियन वीवर्स थे, इंडियन कॉटन वीवर्स थे, उनको जो अपना सामान है वो सस्ता बेचना पड़ा, लो प्राइस पे बेचना पड़ा, जिसकी उनकी कंडीशन है वो काफ़ी पुअर हो गई। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जब इंडियन ब्रिटिश कॉटन है जो इंडिया में आनी, ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडिया में आनी शुरू हुई, तो इंडियन पीपल्स हैं, इंडियन मर्चेंट्स हैं, इंडियन वीवर्स हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ी, उनकी जो डेली रूटीन थी वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई, उनकी जो प्रोडक्शन है वो कोलैप्स हो गई, उनका जो उनके सामान की डिमांड है वो काफ़ी लो हो गई। ठीक है एवरीबॉडी। सो 19th सेंचुरी में फैक्ट्री इंडियन वर प्रोड्यूसिंग
Indian factories, India began producing, flooding the market with the machine goods. Consequently, the weaver industry decay and died. So उसके बाद 19th सेंचुरी में क्या होगा, फैक्ट्रीज आ गई। तो फैक्ट्रीज ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है जो सामान है जो वो बनाना शुरू कर दिया और बेचना शुरू कर दिया। तो मार्केट में एक तरह से फ्लड आ गया और जिससे क्या हुआ, इंडियन वीवर्स थे जो वो ख़त्म हो गई, यहाँ पे उनकी एक तरह से डेथ होगी, डाइट हो गए वो, ठीक है जी, क्योंकि उनकी जो सामान है वो सेल होना बंद कर लिया। इसी वजह से उन्होंने या तो अपना काम छोड़ दिया या वो कई और वर्क है जो करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ इंडियन वीवर्स ड्यू टू द ब्रिटिश टेक्सटाइल इन इंडिया। सो ब्रिटिश टेक्सटाइल आने से जो इंडियन वीवर हैं वो एकदम से खत्म हो गए, क्लैप्स हो गए, ठीक है जी। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फैक्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी ईयर में कौन कौन सी फैक्ट्री है जो इस्टेब्लिश हुई, ठीक है जी। इसकी मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ, आपने डेट्स नोट कर लेनी है और इसके अलावा अगर आपने नोट नहीं करनी तो आपने एनसीईआरटी बुक में इसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट फैक्ट्री है जो स्टार्ट हुई 1854 में, फर्स्ट कॉटन मिल है जो बॉम्बे में स्टार्ट हुई। फर्स्ट कॉटन मिल कब बनी इंडिया में, 1854 में। 1855 में फर्स्ट जूट मिल बनी, ठीक है जी, और उसके बाद 1862 में दूसरी जूट मिल है जो बनी। 1860 में एलिगन मिल है जो वो एलिजन मिल है स्टार्ट हुई कानपुर में। 1861 में फर्स्ट कॉटन मिल बनी अहमदाबाद में, ठीक है जी। फर्स्ट कॉटन मिल कब बनी, अहमदाबाद में कॉटन मिल है जो वो अहमदाबाद में सेट हुई। 1874 में फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल है जो मद्रास में स्टार्ट हुई, जिन्होंने प्रोडक्शन है जो प्रोड्यूसिंग है जो करनी शुरू की, यानी 1874 में फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल है जो वो स्टार्ट हुई, ठीक है जी। सो ये था फैक्ट्रीज इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। अर्ली एंटरप्रेन्योर्स मीन्स कौन कौन से अर्ली एंटरप्रेन्योर थे, यानी कि जो इंडिया में जिन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट की वो पर्सन कौन से थे, जिन्होंने इंडिया में इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, उनकी बात करेंगे इस टॉपिक में। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी काफ़ी कुछ है हमारे पास। द ब्रिटिश इंडिया बिगन एक्सपोर्टिंग ओपीएम टू चाइना एंड टुक टी फ्रॉम चाइना। सो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश इन इंडिया बिगन, यानी कि इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया ओपीएम को चाइना में, और वहाँ से टी लेनी है जो स्टार्ट कर दी, टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड, फिर वो इंग्लैंड में जानी शुरू हुई। तो मैनी इंडियंस पार्टिसिपेट इन दिस ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस, प्रोक्यूरिंग, सप्लाई एंड शिपिंग कंसाइनमेंट। तो इस बिजनेस में बहुत सारे इंडियंस थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी कि उन्होंने फर्स्टली क्या किया, फर्स्टली उन्होंने है जो ओपीएम को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया चाइना में, फिर वहाँ से टी है जो उन्होंने इंपोर्ट की, उसके बाद उसको इंग्लैंड में भेजा। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे इंडियन ने फाइनेंसिंग की, प्रोक्योरिंग की, सप्लाई की, ठीक है जी, उन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद बंगाल में एक पर्सन थे जिसका नाम था द्वारका नाथ टैगोर, ठीक है जी। इन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया चाइना के साथ, स्टैब्लिश सिक्स जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन 1830 एंड 1840s। 1830 एंड 1814 में इस्टेब्लिश किया उन्होंने 6 जॉइंट कंपनीज। उसके बाद उन्होंने बॉम्बे में दिनशा पेटी एंड जमशेद नसरुद्दीन जी टाटा ने यहाँ पे इंडस्ट्रियल एम्पायर बनाया, ठीक है जी। उसके बाद मर्चेंट्स मद्रास ट्रेडेड विद बर्मा, जो मद्रास के मर्चेंट्स उन्होंने बर्मा में ट्रेड किया। मिडिल ईस्ट एशिया और ईस्ट अफ्रीका में उन्होंने जो ट्रेड है जो स्टार्ट किया। सो अदर एक्टिविटी इंक्लूडिंग कैरिंग गुड्स एंड अनदर। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे इंडियन पीपल थे, बहुत सारे इंडियन पर्सन थे जिन्होंने ट्रेड में जो पार्टिसिपेट किया, जिनमें द्वारका नाथ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट नेम है। उसके बाद दिनशा पेटी है, ये ऐसे पर्सन हैं टाटा से रिलेटेड है जो, यानी कि जो नसरुद्दीन टाटा, यानी जो हमारे इस टाइम हम टाटा की बात करें, टाटा इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये जो पायलर थे वो पर्सन थे जिन्होंने इंडिया में फर्स्टली इंडस्ट्री स्टार्ट की। इंडियंस थे, फर्स्ट इंडियंस थे जिन्होंने इंडिया में इंडस्ट्री स्टार्ट की और ट्रेड स्टार्ट किया
अदर कंट्रीज़ के साथ विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। जब इंडिया में ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे इन्होंने अपना जो ट्रेड है यहाँ पे स्टार्ट किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले किया उन्होंने इंडिया में। इंडस्ट्री को स्प्रेड करने में, इंडिया में इंडस्ट्री को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो इन पर्सन ने है जो वो प्ले किया। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कौन कौन सी पेक्युलरिटी यानी कौन कौन से सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ पे इंडिया में इंडस्ट्रीज़ की इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई, इंडिया में इंडस्ट्री है जो इतनी ज़्यादा फ्लरिश्ड हुई, डेवलप हुई, उसके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस करेंगे हम। ठीक है जी। सो फर्स्टली द ग्रोथ, द यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी एस्टैब्लिश्ड टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन acquiring land at cheap rates from colonial government. They also invested in the mining, indigo and jute. तो ईस्ट यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी जिन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया टी प्लांटेशन को। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे उनको चीप लेबर मिली, चीप लैंड मिला, सस्ता लैंड मिला, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे जो इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, इस्टेब्लिश किया टी और कॉफ़ी प्लांटेशन को। ठीक है जी। और यहाँ पे इन्वेस्ट किया उन्होंने जूट और इंडिगो में भी और माइनिंग में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि दोज पर्सन हैव प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, दोज कंपनीज इम्पॉर्टेंट रोल टू इस्टेब्लिश टी एंड कॉफ़ी इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है जी। तो यहाँ से हम ये बोलते हैं टी एंड कॉफ़ी के साथ इंडिया में जो इंडस्ट्री है जो वो स्टार्ट हुई, इंडस्ट्री है जो स्प्रेड होना शुरू हुई। Since yarn was not important part of British import into India, the early cotton mills in India produced chorus, cotton yarn and fibers. So यहाँ पे yarn इंडस्ट्री ने भी जो है काफ़ी रोल प्ले किया, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री इंडिया में इस्टेब्लिश हुई और उसके बाद कॉटन है जो इंडियन कॉटन है वो एक्सपोर्ट होनी शुरू हुई यूरोपियन कंट्री में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंडियन कॉटन की। तो यहाँ पे भी हम ये बोल सकते हैं कि फैब्रिक इंडस्ट्री, यार्न इंडस्ट्री ने भी इंडिया में है जो वो इस्टेब्लिश होने के बाद इंडस्ट्री है जो काफ़ी स्प्रेड हुई इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेशनलिस्ट। ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जब नेशनल मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट चला, तो उस टाइम में फॉरेन क्लॉथ हैं उनका बायकॉट किया गया, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो हम ये बोल सकते हैं डिक्लाइन हो गया। जो फॉरेनर ट्रेड है इंडिया के साथ, क्लॉथ ट्रेड है जो इंडिया के साथ चलता था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ जब स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया इंडिया में। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड हुए। ठीक है जी। उन्होंने प्रोटेक्ट किया कलेक्टिव इंटरेस्ट को, प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को इंक्रीज द टैरिफ प्रोडक्शन एंड ग्रांट अदर कंसेशंस। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑर्गेनाइज होने के बाद उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज किया कि आप टैरिफ ड्यूटी को कम कर दें। टैरिफ ड्यूटी कम होने से क्या होएगा जी, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, चीज़ों को मंगवा सकते हैं, और जिसके थ्रू इजीली ट्रेड है जो और ज़्यादा फैलेगा। ट्रेड फैलेगा तो इंडस्ट्री डेवलप होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस ग्रुप बन गए जिन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के वहाँ की टैरिफ ड्यूटी कम करवाई, और टैरिफ ड्यूटी कम होने से क्या हुआ जी, बिजनेस और ट्रेड है जो और ज़्यादा बढ़ा कंट्रीज़ में, नेबरिंग कंट्री और अदर कंट्री के साथ उनका जो ट्रेड है, उनका जो बिजनेस है वो फ्लरिश्ड हुआ, वो डेवलप हुआ, जिससे वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान है, अपना गुड्स हैं जो वो सेल कर सकते थे। जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी 1906 में एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न टू चाइना डिक्लाइन सिंस प्रोड्यूस फ्रॉम चाइनीज एंड जापानीज मिल फ्लडेड इन द चाइनीज मार्केट। तो इंडियन यार्न है जो वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया चाइना में। ठीक है जी। उसके बाद चाइनीज है और जापानीज मिल हैं जो उनमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आया। 1900 से लेके 1912 तक जो कॉटन प्राइस हैं वो इंडिया में डबल हो गए। ठीक है जी। इंडियन कॉटन के जो प्राइस हैं वो डबल हो गए, यानी कि बढ़ गए 1900 से लेकर 1912 तक। तो उसके बाद विद ब्रिटिश मिल्स बाय द वॉर प्रोडक्शन मीट द, उसके बाद एज वी नो कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है जो वो स्टार्ट हो गया, और जिसकी वजह से जो ब्रिटिश हैं उन्होंने क्या किया, वॉर की नीड्स को पूरा करने के लिए मर्चेंट से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है जो वो कपड़ा है, जो क्लॉथ है वो
परचेज़ करना स्टार्ट किया। राइट एवरीबडी। तो ऐसे इंडस्ट्रियल गुड्स है जो प्रोडक्शन है वो बूम्ड हुई। सो वर्किंग आवर्स एंड एस्टेब्लिश न्यू फैक्ट्रीज, इंक्रीज ना वर्क किया। उसके बाद वर्किंग आवर्स हैं जो इंक्रीज़ हो गए, जिससे जो फैक्ट्रीज और ज़्यादा डेवलप हुई, न्यू न्यू फैक्ट्रीज बनी, मोनोपली जो बढ़ गई, यानी कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अनेबल टू मॉडर्नाइज द compete with USA, so Germany and Japan, the British economy crumbled after the war. So cotton production collapsed, export cotton cloth fell dramatically. So within the colonies, local industry substitute the foreigner manufacture and capture the home मार्केट। तो जब कंपटीशन बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हुए, कंपटीशन बढ़ा तो लोकल मार्केट भी काफ़ी कोलैप्स हुई। जब फॉरेन ग्लो जो इंपोर्ट है वो बढ़ी तो लोकल मार्केट है जो वो कोलैप्स हो गई इससे बहुत ज़्यादा। राइट एवरीबडी। So these are the peculiarity of growth of Indian इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इट मीन्स कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ है जो काफ़ी ज़्यादा हुई। तो हमने डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं जो डिस्कस किए कि कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ है जो वो ग्रो की इंडिया में। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है जी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो उसकी क्या पोजीशन थी, उसकी क्या कंडीशन थी जब लार्ज स्केल इंडस्ट्री है जो वो डेवलप हो रही थी इंडिया में। ठीक है जी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री फॉर्म्ड इन अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, मोस्ट ऑफ देम वर लोकेटेड इन बॉम्बे एंड बंगाल। तो ज़्यादातर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो कहाँ पे लोकेट करती थी, बॉम्बे एंड बंगाल में। ठीक है जी। और अदर पार्ट्स हैं जो कंट्री के, वहाँ पे है जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो वो रन कर रही थी। इट मीन्स ज़्यादातर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो बॉम्बे और बंगाल वाले सेक्टर एरियाज में है जो इस्टेब्लिश हुई थी। सो मोस्ट ऑफ द वर्कर वर्कड इन द स्मॉल वर्कशॉप्स एंड हाउस होल्ड यूनिट। सो ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं वो कहाँ पे काम करते थे, वो स्मॉल स्केल यूनिट या डोमेस्टिक यूनिट या स्मॉल स्केल हाउस होल्ड वर्क में वो वर्क करते थे। ठीक है जी। वाइल द चीप मशीन्स मेड थ्रेड whipped and spinning industry in the 19th century, the weavers survived. Handloom cloth production expanded steadily between 1900 and 1940. So 1940 और 19 के पीरियड के बीच है जो काफ़ी है जो वर्कर्स हैं वो हैंडलूम क्लोथ करते थे, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वर्क करते थे, जिसकी वजह से उनका जो जिनकी उपजीविका चलती थी, यानी कि डेली के उनके खर्चे जो डेली नीड्स थी उसको वो कंप्लीट करते थे। राइट एवरीबडी। सो टेक्नोलॉजी आने से, टेक्नोलॉजी चेंज, अदर स्मॉल इन्वेंशन मेड द हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन राइज एंड सेकेंड डिकेड 20th century वीवर यूज टू लूम विद द फ्लाई शटल्स। सो टेक्नोलॉजिकल चेंज आते गए, बट जो हैंडलूम प्रोडक्शन थी उसकी डिमांड एजिट रही, उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। 20th century में वीवर्स ने क्या यूज़ करना शुरू कर दिया, फ्लाई शटल्स हैं जो उसको यूज़ करते थे वो। एंड अमंगेस्ट वीवर्स सम प्रोड्यूस्ड कॉरस क्लॉथ अदर फाइनर वराइटीज़। तो अदर फाइनर वराइटीज़ हैं जो वो भी यहाँ पे यूज़ की जाती थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काफ़ी वर्कर्स हैं जो वो वर्क करते थे और उनको जो अपनी डेली नीड्स हैं वहाँ से वो उसको पूरा करते थे, क्योंकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो सिर्फ लार्ज जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहीं पे लोकेट करती थी। अदर पार्ट्स हैं कंट्री के वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो रन करती थी। राइट एवरीबडी। तो उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है मार्केट फॉर गुड्स। इट मीन्स कौन कौन सी गुड्स है जो मार्केट में आनी शुरू हो गई। सो न्यू कंज्यूमर वर क्रिएटेड थ्रू द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडेड द मार्केट प्रोडक्शन एंड शेप्ड अ न्यू कंज्यूमर कल्चर। सो जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी तो स्टूडेंट्स न्यू थिंग्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो रही थी। अब जो गुड्स हैं जो मार्केट में इंडस्ट्री में प्रोड्यूस की जाती बनाई जाती थी, उसके बाद उसका जो एडवर्टाइजमेंट होनी शुरू हो गई, और जब उसकी एडवर्टाइजमेंट होनी शुरू हो गई तो एक तरह से न्यू टाइप का जो कस्टमर है वो इमर्ज हुआ। एक न्यू तरह के कस्टमर आने शुरू हो गए, एक न्यू क्लास है कस्टमर की इंट्रोड्यूस हुई जब एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो गई। ठीक है जी।
So the label was needed to making the name and place manufacturing and name of the company familiar to the buyer. अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हम रिसेंटली बात करें, हम टीवी देखते हैं ही, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम फ्लैक्स बोर्ड देखते हैं, बड़े बड़े सिंबल्स लगे होते हैं जिसमें किसी प्रोडक्ट का नेम लिखा होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग लिखी होती है, उसकी डेट्स लिखी होती हैं, जिससे जो कस्टमर हैं वो एक तरह से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उसको परचेज़ करने में, उनमें एक तरह से उसको परचेज़ करने की जो है क्यूरियोसिटी रहती है। ठीक है जी। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया टू क्रिएट अ न्यू टाइप ऑफ बायर्स। एक बायर्स की नई क्लास इमर्ज करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है जो वो प्ले किया एडवर्टाइजमेंट ने। ठीक है जी। नेक्स्ट इमेज। अब देखिए इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर किसी की इमेज लगी होती है तो बहुत कस्टमर है उससे इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है जी। पुराने टाइम में क्या होता था जी, जब एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हुई तो किसी भी देवी देवते की, किसी मंदिर के किसी माता की पिक्चर लगने से क्या होता था, तो लोगों की एक तरह से धार्मिक श्रद्धा बढ़ जाती थी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आज के टाइम में हम प्रेजेंटली बात करें तो हम जो फैक्ट्रीज ऑनर हैं वो क्या करते हैं, या तो किसी फिल्म स्टार को हायर करते हैं या किसी क्रिकेटर को हायर करते हैं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के। पर ओल्ड टाइम में ऐसा नहीं होता था। उस टाइम में रिलीजियस पिक्चर्स हैं जो उसको यूज़ किया जाता था प्रोडक्ट को और ज़्यादा प्रोपोगेट करने के लिए, लोगों को, कस्टमर्स को हायर करने के लिए। सो कैलेंडर वर यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। कैलेंडर को यूज़ होना शुरू हो गया एडवर्टाइजमेंट के लिए। फॉर फिगर्स, पर्सनेज, एड्रॉन एडवर्टाइजमेंट एंड कैलेंडर एडवर्टाइजमेंट बिकम अ व्हीकल ऑफ नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ द स्वदेशीमेंट। अब वहाँ पे उस टाइम पे देखिए पिक्चर्स ने स्वदेशी मूवमेंट लाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले किया। ठीक है। सो ऐसे स्टूडेंट हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे मार्केट में जो प्रोडक्शन है, जो गुड्स की सेल है वो होनी शुरू हो गई। ठीक है जी। सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा ये पूरा चैप्टर है जो हमने कंप्लीट कर लिया, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें हमने बहुत सी बातें डिस्कस की। तो आपको आई थिंक आपको होप करता हूँ कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ आपने एनसीईआरटी बुक को भी रीड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो हैव अ नाइस डे, गुड डे। ठीक है जी, बाय।